हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक है DSE 4 का वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 2 से वर्ल्ड वार 2 कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस, मतलब युद्ध के कारण क्या थे, द्वितीय विश्व युद्ध के, और परिणाम क्या थे। और गाइस, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, जो वीडियो देखते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर ज़रूर करो। तो चलिए कि ताकि जो भी और भी जैसे विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको ज़रूरत है मेरे वीडियोस की, उन तक पहुंच सके सारे वीडियोस। स्टार्टिंग परिचय। द्वितीय विश्व युद्ध, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध भी कहा जाता है, एक ऐसा संघर्ष था जिसमें 1939 से 45 के दौरान दुनिया का लगभग हर हिस्सा शामिल था। प्रमुख जुझारू शक्तियाँ धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली और जापान, और मित्र राष्ट्र फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन थे। यह इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था जो लगभग 6 वर्षों तक चला था। लगभग 100 मिलियन लोगों का सैन्यकरण किया गया था और 50 मिलियन लोग मारे गए थे। तो आप देख सकते हैं कि 100 मिलियन को मिलिट्री में डाला गया और 50 मिलियन लोग इसमें से मारे गए। दुनिया की आबादी का लगभग 3% लोग मारे गए थे। तो आप खुद में सोच सकते हो कितना डिवास्टेटिंग था, कितनी ज़्यादा इसमें क्षति पहुंची थी। के बाद है युद्ध के कारण क्या थे। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण अनेक थे। इसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि का प्रभाव, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, तुष्टीकरण की विफलता, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय और राष्ट्र संघ की विफलता शामिल है। वर्साय की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र शक्तियों ने जर्मनी के भविष्य का फैसला करने के लिए बैठक की। जर्मनी को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध के लिए अपराध स्वीकार करना पड़ा और हर्जाना देना पड़ा। जर्मनी ने क्षेत्र खो दिया और उसे बड़ी सेना रखने से प्रतिबंधित कर दिया गया। इस संधि के तहत जर्मनी को जो अपना अपमान झेलना पड़ा, उससे जर्मनी में अति राष्ट्रवाद के प्रसार का मार्ग प्रशस्त हुआ। देखिए क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब जर्मनी हार जाती है तो क्या होता है कि जितने भी मित्र राष्ट्र थे, मतलब से अलाइज पावर थे, एक्सिस पावर, उन्होंने क्या किया, मिलकर जर्मनी के ऊपर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लगा दिए जो कि वर्साई की संधि के अंतर्गत आते थे। और इस रूल रेगुलेशन इतना ज़्यादा लगा दिया गया कि उसका कुछ कुछ क्षेत्र छीन लिया गया। उसे कहा गया कि आप अब ज़्यादा वो नहीं रख सकते, वेपन नहीं रख सकते, आप अपने आर्मी नहीं बढ़ा सकते हैं। मतलब जर्मनी को देखा जाए तो बहुत गलत तरीके से हरास किया गया था, जिसके चलते क्या हुआ था, जर्मनी के लोगों में गुस्सा था। और इसके बाद ही हिटलर का राइज होता है। जब हिटलर जर्मनी में आया तो उसने सब लोगों को कहा कि हम अपने जर्मनी का खोया हुआ जो प्रेस्टीज है वो वापस लेकर आएंगे, खोया हुआ जितना भी प्राइड है वो सब वापस लेकर आएंगे। और लोगों ने उसे जिता दिया, जर्मनी का वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो इसी से हम देखते हैं कि यहाँ पे जर्मनी में नाजिज्म स्टार्ट होता है। तो इसके चलते वर्साई की संधि के चलते लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष था, और इसे असंतोष के कारण देखते हैं हम कि एक युद्ध का कारण बन जाता है दूसरे विश्व युद्ध के लिए। इसके बाद दूसरा कारण है राष्ट्र संघ की विफलता। राष्ट्र संघ विश्व शांति बनाए रखने के लिए 1919 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। अगर आप लोगों ने मेरा वर्ल्ड वार 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ से पहले चेक कर लो, क्योंकि मैंने उसमें राष्ट्र संघ के बारे में बताया है कि 1919 में उसे बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो राष्ट्र संघ की विफलता हो जाती, ये भी एक बड़ा कारण था सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए। इरादा था कि सभी देश सदस्य होंगे और यदि देशों के बीच विवाद हो तो उन्हें बल के बजाय बातचीत से सुलझाया जा सकेगा। राष्ट्र संघ एक अच्छा विचार था, लेकिन अंततः विफल रहा क्योंकि सभी देश लीग में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा लीग के पास सैन्य आक्रमण जैसे अफ्रीका में इथोपिया पर इटली के आक्रमण या चीन में मंचूरियन पर जापान के आक्रमण को रोकने के लिए कोई सेना नहीं थी। इसके बाद है 1929 की महामंदी। 1930 के दशक की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने यूरोप और एशिया में अलग अलग तरीकों से अपना प्रभाव डाला। यूरोप में जर्मनी, इटली और स्पेन सहित कई देशों में राजनीतिक सत्ता अधिनायकवादी और साम्राज्यवादी सरकारों के पास स्थानांतरित हो गई। एशिया में संसाधनों की कमी वाले जापान के आक्रामक रूप से विस्तार करना शुरू कर दिया, चीन पर आक्रमण किया और प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए युद्धाभ्यास किया। फिर आता है फांसीवाद का उदय। इसी टाइम हम देखते हैं कि बेनिटो मुसोलिनी जो थे फेसिज्म स्टार्ट करते हैं इटली में, जो कि फांसीवाद हिंदी में कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में विजेताओं को घोषित उद्देश्य दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित बनाना था, और युद्ध के बाद जर्मनी को एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाने के लिए मजबूर किया गया था, जैसा कि युद्ध के बाद बहाल या बनाए गए अधिकांश अन्य राज्यों ने किया था। हालांकि 1920 के दशक में राष्ट्रवादी साम्यवादी अधिनायकवाद की लहर चली, जिसे इसके इतावली नाम फांसीवाद से जाना जाता है। इसने लोकतंत्र की तुलना में लोगों की ज़रूरतों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने का वादा किया और खुद को साम्यवाद के खिलाफ एक निश्चित बचाव के रूप में प्रस्तुत किया।
बेनिटो मुसोलिनी ने 1922 में इटली में अंतर युद्ध काल के दौरान पहली फासीवादी यूरोपीय तानाशाही की स्थापना की। इसके बाद है नाजीवाद का उदय। मैंने पहले भी कहा कि जर्मन में नेता थे एडोल्फ हिटलर, जिन्होंने नाजीवाद को स्टार्ट किया था। और हिटलर का मेनली यही मोटिव था कि जो हमें वर्साई संधि में जो हमें हरासमेंट या हमें जो वो इंसल्ट झेलनी पड़ी है पूरे जर्मनी को, उसका प्रेस्टीज को वापस लेकर आना, उसी को नाजीवाद बोलते हैं। और ये इसके कुछ उद्देश्य थे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है क्योंकि जर्मनी ही मेन मोटिव, हिटलर ही मेन था जो जिसने वर्ल्ड वार 2 में मतलब फोर्स देकर वर्ल्ड वार 2 करवाया था। अब हम देखेंगे युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव के 3 साल, जिसमें स्पेनिश ग्रे युद्ध, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का संघ, स्टूडेंट लैंड पर हिटलर का कब्जा और चिकोस्लोवेकिया पर आक्रमण शामिल था, जिसके कारण एक्सिस पावर और मित्र देशों के बीच संबंध खराब हो गए। हालांकि 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मन आक्रमण और उसके 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत को चिन्हित किया। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। देखिए हमने पहले ही पढ़ा था कि संधि साइन करते थे कि हम लोग सब मित्र हैं, अगर कोई एक पर अटैक करेगा मतलब सब पर अटैक कर रहा है तो सब मिलकर उसको देखेंगे। तो क्या हुआ कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया 1 सितंबर 1939 को। अब पोलैंड पर जो आक्रमण किया तो पोलैंड का अच्छा मित्र था ब्रिटेन और फ्रांस, जिसने संधि की थी उसके साथ कि अगर कोई आपके खिलाफ वो करेगा, आप पे अटैक करेगा तो हम लोग बचाने आएंगे। तो अगर पोलैंड पर जर्मनी ने अटैक किया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी पर अटैक कर दिया और इससे ही युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद युद्ध चलता गया और ख़त्म होने में से 6 साल पूरे लगे। 1945 में जाकर यह अंत में ख़त्म हुआ जब जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया। रिबेनट्रॉप संधि। 1939 के आरंभ में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर पोलैंड पर आक्रमण करने और उस पर कब्जा करने के लिए कृत संकल्प हो गया था। पोलैंड को अपनी ओर से जर्मनी द्वारा हमला किए जाने पर फ्रांसीसी और ब्रिटिश सैन्य समर्थन का गारंटी थी। हिटलर का इरादा वैसे भी पोलैंड पर आक्रमण करने का था, लेकिन पहले उसे इस संभावना को बेअसर करना था कि सोवियत संघ अपने पश्चिमी पड़ोसी के आक्रमण का विरोध करेगा। अगस्त 1939 में गुप्त वार्ता के फलस्वरूप मार्क्सो में जर्मन सोवियत अनाक्रमक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा सितंबर में रूस जर्मनी के पीछे पीछे पोलैंड तक पहुंच गया और साल के अंत में पहले पोलैंड दोनों आक्रमणकारियों के बीच बंट गया। शीतकालीन युद्ध 1940। रूस और फिनलैंड के बीच शीतकालीन युद्ध मार्च में समाप्त हुआ और अगले महीने जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर आक्रमण किया। डेनमार्क ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन नॉर्वेजियन ब्रिटिश और फ्रांसीसी सहायता से लड़ते रहे। जून 1940 में आत्मसमर्पण कर दिया। हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ। तो पहला हुआ नई महाशक्तियाँ उभरी। जैसे कि हम देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस ने महाशक्तियों के रूप में प्रमुखता खो दी और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर ने स्थान दे दिया। मतलब द्वितीय विश्व के बाद हम देखते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन का जो भी वो था पावर था वो घट गया और अब यूएसए और यूएसएसआर मतलब रशिया का प्रभाव बढ़ता गया। उपनिवेशीकरण की शुरुआत। युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस को विभिन्न घरेलू और बाहरी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वे दोनों अब अपने अपने उपनिवेशों पर कब्जा नहीं रख सकते थे। इस प्रकार युद्ध के बाद की दुनिया ने अफ्रीका और एशिया में उपनिवेशवाद का अंत देखा। फिर संयुक्त राष्ट्र का जन्म। युद्ध के महत्वपूर्ण परिणामों से में एक संयुक्त राष्ट्र संगठन का जन्म था। हालांकि लीग कुछ करने में विफल थी, लेकिन मानव जाति ने दुनिया को रहने के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल जगह बनाने की अपनी उम्मीदें पूरी तरह से वहीं खोई। संयुक्त राष्ट्र चार्टर मानव जाति की आशाओं और आदर्शों को स्थापित करता है, जिसके आधार पर देश स्थायी शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। हालांकि अटलांटिक चार्टर के तहत द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से बहुत पहले संयुक्त राष्ट्र की स्थापना पर सहमति हो गई थी। फिर हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। युद्ध की समाप्ति के बाद शांति संधियाँ स्थापित करने के लिए जर्मनी ने पॉट्सडैम में एक सम्मेलन आयोजित किया। जिन देशों ने हिटलर से साथ लड़ाई की उन्होंने अपना क्षेत्र खो दिया और उन्हें मित्र राष्ट्रों को मुआवजा देना पड़ा। जर्मनी और उसकी राजधानी बर्लिन को 4 भागों में बांट दिया गया। क्षेत्रों को ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ द्वारा नियंत्रित किया जाना था। 3 पश्चिमी मित्र राष्ट्र और सोवियत संघ कई बातों पर असहमत थे और समय बीतने के साथ जर्मनी 2 अलग अलग देशों में विभाजित हो गया। पूर्वी जर्मनी, जिसमें एक कम्युनिस्ट सरकार थी, और पश्चिमी जर्मनी, जो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र था। इसने शीत युद्ध की नींव रखी। इसके बाद आता है नई आर्थिक विश्व व्यवस्था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और जापान की अपेक्षित हार के बाद युद्ध के बाद की दुनिया के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के लिए ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर में बैठक हुई।
इसने ऐसी विदेशी सहायता की तत्काल आवश्यकता वाले राज्यों को दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के लिए एक परियोजना तैयार की और वित्त पोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए एक परियोजना तैयार की। विनिमय दरों को स्थिर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में अल्पकालिक असंतुलन, साथ ही अमेरिकी डॉलर को विश्व व्यापार के लिए आरक्षित मुद्रा के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये था आपका पूरा टॉपिक वर्ल्ड वार 2 से रिलेटेड। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट नोटिफिकेशंस। एंड मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।